हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कशर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के जो है वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और कुछ जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल के रूप में हम उन क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। एक हमारी कार है, इस कार का जो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, इसलिए हम इसको m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर दिया गया है 1000 किलोग्राम। कितना दिया गया भाई? 1000 किलोग्राम की जो एक कार है वो कह रही है कि 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। कार का प्रारंभिक वेग दिया गया है। देखिए भाई, कार का प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? u से। कार का जो प्रारंभिक वेग है u बराबर है 40 मीटर पर सेकंड। कार का प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। कह रहा कार को रोकने के लिए इस पर जो ब्रेक लगाया जाता है, कार को रोकने के लिए ब्रेक द्वारा आरोपित बल दिया गया है। ठीक, रोकने के लिए ब्रेक द्वारा आरोपित बल, ब्रेक द्वारा जो आरोपित बल है वो 4000 न्यूटन है। आरोपित बल F बराबर 4000 न्यूटन। ठीक, 4000 न्यूटन हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के पश्चात वस्तु जो होगी कार किस अवस्था में आ जाएगी? विरामावस्था में आ जाएगी। और विरामावस्था में आने का मतलब है उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। हमें समय निकालना है। समय क्या निकालना है? समय अर्थात टी याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समय टी निकालना है। जब कार ब्रेक लगा द्वारा आरोपित बल इतना हो गया, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के पश्चात कार किस अवस्था में आ जाएगी? विरामावस्था में। और जब विरामावस्था में आएगी तो कार का अंतिम वेग कितना हो जाएगा? कार का जो अंतिम वेग हो जाएगा वो v बराबर कितना होगा? 0। ठीक, हमें समय t निकालना है। बात समझ गए भाई? समय t फाइंड करना है कि कितने समय बाद कार विरामावस्था में आएगी। तो इसमें ध्यान दीजिए भाई, कार का द्रव्यमान दिया गया m बराबर 1000 किलोग्राम और बल दिया है 4000 न्यूटन। तो हमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, समय ज्ञात करना है। तो जो हम गति के समीकरण पढ़ते हैं तो गति के तीनों समीकरणों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है जो इसमें नहीं दी गई है, त्वरण। क्या नहीं दिया है? त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। तो यहाँ से हम लगा दे भाई न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बेटा क्या होता है? F बराबर होता है m में, अर्थात आरोपित बल F बराबर क्या होता है? आरोपित बल जो होता है F बराबर हो जाता है m इंटू ए, जहाँ m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण, F होता है आरोपित बल। तो कितना बल लगाते हैं? 4000। ये हो जाएगा 4000 न्यूटन बराबर m के स्थान पर 1000 गुणे a, 1000 बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 4000 बटे 1000 बराबर a, ये कट जाएगा 4, तो a बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण हो जाएगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ से अंतिम वेग निकालना है। देखिए भाई, जब हम ब्रेक लगाएंगे, चूँकि ब्रेक लगाने के पश्चात कार विरामावस्था में आती है, अर्थात इसका पहले वेग कितना था? 40 मीटर पर सेकंड। बाद में वेग कितना हुआ? 0 हो गया। तो वेग क्या हुआ है? वेग में क्या हुई है? कमी हुई है। और जब वेग में कमी होती है तो हमने आपको बताया था त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगाने के पश्चात
कार विरामावस्था में आ रही है, इसलिए विरामावस्था में आ रही है में हो जाती है, ठीक। इसलिए मंदन होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसलिए मंदन होगा। और जब मंदन होता है तो त्वरण को हम किस चिन्ह से लेते हैं, ऋणात्मक। मंदन होगा इसलिए प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण, ठीक, गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस ए टी से। भैया v बराबर u माइनस ए टी क्यों लगाया, भाई आप कह सकते हो v बराबर u प्लस ए टी होता है, यहाँ v बराबर u माइनस ए टी क्यों लगाया। तो माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि वेग में कमी हो रही थी। पहले वेग आपका 40 था, बाद में वेग कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। जब वेग में कमी होती है तो हमारा त्वरण ऋणात्मक होता है। उस परिस्थिति में जहाँ प्लस होता है त्वरण के साथ, प्लस त्वरण के स्थान पर हम माइनस त्वरण लेते हैं। तो ये जो हम समीकरण पढ़ते थे v बराबर u प्लस ए टी, इसमें a के स्थान पर माइनस ए रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू 0, u का मान कितना था भाई, 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए का मान देखो निकाला गया है 4 इंटू टी। ये 4t को इधर भेज दो, ये माइनस में था इधर आएगा प्लस में। 4t बराबर 40, तो t बराबर 40/4 10, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। अर्थात 10 सेकेंड पश्चात जो कार आ जाएगी वो किस अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है 4 कण दिए गए हैं। कितने कण हैं, 4 कण। 4 कण जो दिए गए हैं उसमें कह रहा है निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है। कुछ कण जो है कणों का वेग समान है ना। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, किस कण का संवेग अधिक होगा, कणों का वेग समान है। तो हमने आपको बताया था जो होता है किसी कण का जो संवेग होता है, संवेग p बराबर होता है mv, p बराबर mv। अर्थात जो संवेग होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है कण के द्रव्यमान पर और एक निर्भर करता है कण के वेग पर। अगर वेग समान हो, कई पिंड दिए हों और सभी पिंडों का वेग समान हो, तो इस कंडीशन में जो संवेग होता है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने आपको बताया था कि 2 वस्तुएं जो होती हैं, एक भारी और एक हल्की वस्तु, समान वेग से गतिमान है, तो किसका तो संवेग अधिक होगा, वेग से गतिमान होती तो किसका संवेग अधिक होगा। तो हमने कहा था जब वस्तुएं एक भारी और एक हल्की वस्तु समान वेग से गतिमान होती है तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब समान वेग से गतिमान हो तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कण दिया गया है, एक कण दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, बीटा कण है। कौन सा कण है, बीटा कण पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन। तीसरा कह रहा है अल्फा कण है और चौथा कह रहा है न्यूट्रॉन है, ठीक। ये 4 कण दिए गए हैं। कह रहा है ये चारों कण जो हैं एक समान वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो किस कण का संवेग अधिक होगा। तो हमने आपको बताया था जब कण समान वेग से गतिमान होते हैं तो जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए जो बीटा कण का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6.67 × 10⁻31 किलोग्राम। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होने के कारण 1.67 होता है, 4 गुना होने के कारण सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, अल्फा कण का। और अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होने के कारण जो अल्फा कण होगा इसका संवेग सबसे अधिक होगा, ठीक। इन चारों कणों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, अल्फा कण का, इसलिए अल्फा कण का संवेग सबसे अधिक हो जाएगा।
समझ गए होंगे आप लोग भाई कि हम कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु हमारी ए है और एक वस्तु हमारी बी है। तो वस्तु ए का द्रव्यमान दिया गया अर्थात मास ऑफ ए हम कह सकते हैं। वस्तु ए का द्रव्यमान कितना है बेटा, 2 किलोग्राम, ठीक 2 किलोग्राम। और जो वस्तु बी है उसका द्रव्यमान मास ऑफ बी का दिया गया है 10 किलोग्राम। दो वस्तुएं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और 2 किलोग्राम और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वो एक ही वेग से गतिमान है। ए तथा बी के संवेगों का अनुपात बताइए। जो वस्तु ए है और वस्तु बी है दोनों कैसे गतिमान है, समान वेग से गतिमान है। कह रहा है इनके संवेगों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। P बराबर होता है mv। दो चीज़ों पर संवेग निर्भर करता है। अगर एक समान हो, जैसे v दोनों का वेग समान है, जो चीज़ इसमें समान होती है उसको छोड़ देते हैं, तो v समान है तो P अनुक्रमानुपाती किसके होगा, m के, ठीक। अर्थात जो संवेग होगा वो द्रव्यमान के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। और द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा और द्रव्यमान घटेगा तो संवेग घटेगा। तो इसको देखो, अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं PA/PB बराबर MA/MB। देखिए अनुक्रमानुपाती का संबंध है। P अंश में था, M अंश में था। PA अंश में है तो MA अंश में है, PB हर में है तो MB हर में है। PA क्या हो जाएगा, कण A का संवेग। PB क्या होगा, कण B का संवेग। MA क्या होगा, कण A का द्रव्यमान और MB कण B का द्रव्यमान। तो PA/PB बराबर MA के स्थान पर 2 और MB के स्थान पर प्लस 2, 1 कम 2, 2 पंची 10, तो आएगा 1/5 अर्थात 1:5। तो इनके संवेगों का अनुपात कितना आएगा, 1:5, ठीक। एक तो ये तरीका होता है और दूसरा P बराबर mv में हम मान के कर सकते हैं अलग अलग कि इनका मान लो द्रव्यमान v हो, वो वेग v हो, तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2000 किलोग्राम। कितना कह रहा है बेटा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, ठीक। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, फर्स्ट जैसे अभी क्वेश्चन बताया है उसी तरीके का है और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है, इसलिए आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, जो कार है, कार का द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 2000 किलोग्राम। कितना दिया गया है, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। जो पहले वेग दिया जाता है उस वेग को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 20 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। ब्रेक का प्रयोग कर कार को रोका जाता है। अब जब ब्रेक लगाई जाती है तो कार क्या होती है, रुक जाती है, और जब कार रुकेगी तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है यदि मंदक बल, मंदक अर्थात ब्रेक द्वारा आरोपित जो बल है, बल F बराबर कितना है, 2000 न्यूटन। कितना है, 2000 न्यूटन। तो कह रहा है कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा पहला क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, उसी आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु एक चिकने तल पर, एक वस्तु दी गई है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, m से। m बराबर कह रहा है 2 किलोग्राम। कितना कह रहा है, 2 किलोग्राम। तो कह रहा है 2 किलोग्राम की एक वस्तु एक चिकने फर्श पर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से एक सरल रेखा में चल रही है, ठीक। वस्तु की जो चाल है, वस्तु की चाल v बराबर या u बराबर कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और कैसे चल रही, एक समान चाल से। कैसे चल रही भाई, एक समान चाल से चल रही है। देखिए
जब वस्तु एक समान चाल से चल रही है अर्थात इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब एक समान चाल से चल रही तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक समान चाल से चल रही है इसलिए जो होगी वस्तु का त्वरण कितना होगा, 0। वस्तु का त्वरण ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब पूछो भाई 0 कैसे होगा, भाई त्वरण बराबर हम क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यही तो लिखते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब जब हम वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, चाल उसकी समान है, वेग समान है, तो क्या त्वरण होगा, नहीं होगा। त्वरण बराबर कितना हो गया, 0। करह वस्तु पर किया गया परिणामी कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। पढ़ा है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और देखिए जो बल होता है एफ बराबर होते हैं एम में, एफ बराबर एम में गुणे विस्थापन, है ना। तो देखिए एम ए के स्थान पर 0 गुणे विस्थापन। अब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर देते हो तो कितना आ जाता है, 0। अर्थात इस कंडीशन में जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अभी इसको हमने पिछले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करवाया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, 200 किलोग्राम की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो लिफ्ट की डोरी का तनाव होगा। वही जो तनाव होगा अर्थात लगने वाला परिणामी बल, है ना। तो इस कंडीशन में कह रहा है एक हमारा 200 किलोग्राम की एक लिफ्ट है, लिफ्ट का द्रव्यमान m बराबर कितना है, 200 किलोग्राम। और ये लिफ्ट जो है कैसे गति कर रही है, कितने त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है, जो लिफ्ट है वो a बराबर 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण के अंतर्गत कर रही है। ठीक, जैसे ये आपकी लिफ्ट थी, ठीक, ये लिफ्ट हो गई। अब इस लिफ्ट का द्रव्यमान सब कुछ दिया है, ये डोरी है, इस डोरी में लिफ्ट बंधी हुई है। ठीक, लिफ्ट बंधी हुई है, फिर ये डोरी चलती रहती है, तो ये इधर यहाँ पर एक स्प्रिंग लिपटी होती है, उसमें लिपटा करती है ये डोरी। ठीक, तो जैसे जैसे लिपटती है ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो कह रहा है डोरी में उत्पन्न तनाव निकालना है आपको। क्या निकालना है, तनाव। तो जब भाई हम लोगों ने कहा था कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ गतिमान होती है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल ही डोरी में तनाव होगा। वो हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर होता है M ब्रैकेट में G प्लस A, पढ़ा था भाई। तो F बराबर, जहाँ M क्या है, द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण, A हो जाएगा त्वरण। तो M का मान 200 किलोग्राम, G की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, G कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और A का स्क्वायर, और A का मान कितना है 3, 10 3 13, 13 का गुणा 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2600 न्यूटन। तो डोरी में जो उत्पन्न तनाव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2600 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा भाई क्या कह रहा है। कह रहा है एक जहाज सब लोग जानते होंगे भाई, जिसका द्रव्यमान 3 गुणे 10 की घात 7 किलोग्राम है, विराम में है। ठीक, एक जहाज दिया गया है, जहाज का द्रव्यमान दिया गया है भाई, जहाज का द्रव्यमान। देखिए भाई जो जहाज है इसका द्रव्यमान m बराबर कह रहा है कितना है, 3 गुणे 10 की घात 7 किलोग्राम। कितना, 3 गुणे 10 की घात 7 किलोग्राम। ये हमारी जहाज हो गई। और ये जहाज किस अवस्था में थी, विरामावस्था में। विरामावस्था में होने का मतलब जब प्रारंभ में हमने जहाज को देखा तो एक किस अवस्था में थी, विरामावस्था में। और विरामावस्था में होने का मतलब है इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं, u से। तो जो प्रारंभिक वेग u होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, कह रहा है इस पर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, जहाज पर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगाकर जहाज पर आरोपित बल दिया गया है। ठीक है, जहाज पर आरोपित बल
जहाज पर आरोपित बल, जहाज पर जो आरोपित बल है, बल को हम किससे दर्शाते हैं? F से। जहाज पर आरोपित बल F बराबर है, कितना बल लगाकर भैया? 5 गुणे 10 की घात 4, 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगाकर इसे कितना विस्थापित करते हैं? विस्थापन दिया गया है, कह रहा है इसको 3 मीटर तक विस्थापित कर देते हैं। तो जहाज में होने वाला विस्थापन S बराबर कितना है? 3 मीटर। इसे 3 मीटर तक विस्थापित कर देते हैं। क्लियर? कह रहा है 3 मीटर तक विस्थापित कर देते हैं। कह रहा है जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए तथा जल द्वारा जहाज पर लगाया गया श्यान बल नगण्य हो। ठीक, कह रहा है जहाज का हमें क्या निकालना है भाई? जहाज द्वारा अर्जित वेग निकालना है। तो एक वेग दिया है, अर्थात हमें निकालना है जहाज का अंतिम वेग। क्या निकालना है? जहाज का अंतिम वेग। और अंतिम वेग को हम किससे दर्शाते हैं? v से। हमें निकालना है जहाज का अंतिम वेग v। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग का। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया निकालना है, विस्थापन दिया गया है। ठीक, तो इसके लिए हम गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन समस्या ये है कि हमारा यहाँ पर a नहीं दिया है। a बोले तो क्या? त्वरण। हमें जहाज का त्वरण नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम जहाज का त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जहाज का त्वरण। और जहाज का त्वरण हम किस समीकरण से निकालेंगे? न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से F बराबर ma से। ठीक है, तो हम निकाल ले भाई न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम लगाएं पहले। न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से, ध्यान दीजिएगा भाई, न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से कितना होगा? गतिविषयक द्वितीय नियम से। और जो न्यूटन का हमारा गतिविषयक द्वितीय नियम है वो क्या है? F बराबर किसी वस्तु पर या पिंड पर आरोपित जो बल होता है, आरोपित बल F बराबर कितना होता है? ma। जहाँ m है, F है आरोपित बल, m क्या हो जाता है? द्रव्यमान, a होता है त्वरण। तो कितना बल लगाते हैं बेटा? 3 गुणे 10 की घात 7 बराबर m कितना दिया? नहीं, कितना बल लगाते हैं? 5 गुणे 10 की घात 4 बराबर m के स्थान पर 3 गुणे 10 की घात 7 इंटू a निकालना है। ये पूरी क्वांटिटी गुणे में है, इधर आएगी बटे में। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 4 बटे 3 गुणे 10 की घात 7 बराबर a। 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे। 10 की घात 7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगी 10 की घात -7। कितनी बनेगी? 10 की घात -7। ये हो जाएगा 5 बटे 3। ये 10 की घात -7 हो जाएगी। आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाएंगी। 4 से -7 घटेगा, 10 की घात -3। ठीक, नहीं समझ में आया भाई? ये 10 की घात 4। घातांक का नियम लगाएंगे। घातांक के नियम में हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या को हम हर से अंश में ले जाते हैं या अंश से हर में लाते हैं तो इसकी घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 10 की घात 7 जो है हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे। ये हो जाएगी 10 की घात -7 बराबर a। तो a बराबर आधार समान है, घातें जुड़ेंगी। 5 बटा 3 गुणे 10 की घात, यहाँ 4 है, यहाँ -7, तो प्लस माइनस तो 4 से या 4 से -7 घटेगा, 3 आएगा। लेकिन जो संख्या बड़ी होती चिन्ह उसका लगाते हैं, माइनस लगा देंगे। ये इसका त्वरण आ जाएगा, किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक, तो वस्तु का त्वरण आ गया। अब अगर हम निकाल लें भाई गति का तृतीय समीकरण लगा दें गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है कि तृतीय समीकरण से प्रारंभिक वेग v स्क्वायर अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ v क्या होता है? अंतिम वेग होता है, u होता है हमारा प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और s होता है विस्थापन। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। देखिए u की स्थान पर 0 प्लस 2a का मान कितना दिया है? 5 बटे 3 गुणे 10 की घात -3 है ना। और s कितना विस्थापन होता है वस्तु में? 3 मीटर का विस्थापन होता है भाई। ठीक, तो v स्क्वायर बराबर देखो इसको हम गुणा कर लें, 5 दूनी 10, ओके, गुणे 1/3 गुणे 1/3 3 गुणे 10 की घात -3
ठीक, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। वी स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, 10 की घात 1 गुणे 10 की घात -3 लिखा है, और 1 से आधार सामान्य घातें जुड़ेंगी। वी स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 10 की घात -2। घातांक का नियम लगा दो, इसमें घातांक का नियम लगा दो तो वी स्क्वायर बराबर 1/10 की घात 2 हो जाएगा। भाई घातांक के नियम से संख्या अंश में थी, घात ऋणात्मक थी, हर में लाएंगे घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब इधर से आप जानते हो जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट। तो v बराबर कितना आ जाएगा, √1/10 की घात 2, और 1/10 की घात 2 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/10। तो v बराबर 1/10, और 1/10 का मतलब कितना, 0.1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो जो जहाज होगा, जहाज का वेग कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर, इसके आंसर ले लीजिए इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 गेंद ए और बी दी गई हैं। 2 गेंदें हैं, कौन कौन सी, एक गेंद ए है और एक गेंद हमारी बी है। ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान जो हैं, एक गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम है और दूसरी गेंद का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के 2 किनारों से जुड़ी हैं। बहुत सही भाई। ठीक, आगे कह रहा है यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। जब गेंद ए को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए गेंद ए किस प्रारंभिक त्वरण से तथा किस दिशा में गतिशील होगी। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, सारी चीज़ें इसी में डिसाइड की गई हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता ही है आपको भाई। ठीक, बताया था आप लोगों को कि पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। ठीक, कैसे अनुरेखण करते हैं आपको एक बार बता चुके हैं। तो हमने कहा था कि जब बोर्ड पर हम दिशाओं का अनुरेखण करते हैं, तो बोर्ड पर जब दिशाओं का अनुरेखण किया जाता है तो उत्तर दिशा हम लेते हैं ऊपर, ये हो गई उत्तर, और दक्षिण दिशा हम लेते हैं नीचे की ओर, नॉर्थ साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक, कह रहा 2 गेंद ए व बी जिनके द्रव्यमान 100 ग्राम व 250 ग्राम है, एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। जब गेंद ए को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है, पश्चिम की ओर। अर्थात देखिए, ये जो हो गई हमारी एक गेंद हो गई ए, ठीक, ये हमारी गेंद हो गई एक बी, ए बी दिया है ना, हाँ बी। तो जो गेंद ए है इसका द्रव्यमान एम ए लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, एम ए बराबर 100 ग्राम है, और ये जो गेंद है इसका द्रव्यमान है एम बी बराबर 200 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये दोनों कैसे जुड़ी हैं, एक चिकने क्षैतिज तल पर रखी हैं और एक स्प्रिंग से ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब कहा जा रहा है जब गेंद ए को मुक्त किया जाता है, गेंद ए को छोड़ दिया गया, जब गेंद ए को छोड़ा गया तो कह रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए, कह रहा है जब गेंद बी पश्चिम की ओर, जब दोनों गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। सपोज दैट ये जो होती है, जब इसको हम मुक्त करते हैं तो मुक्त करने पर ये पश्चिम की दिशा में, जैसे ये पश्चिम दिशा है, ये इसको चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये पश्चिम दिशा में जो गतिशील हुई, कितने त्वरण से गतिशील हुई, जो गेंद बी का त्वरण है ए बी बराबर कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है ना, नहीं 10 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा गया। ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के
त्वरण से गतिशील हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि बताइए जो गेंद ए है वो कितने त्वरण से गतिशील होगी। तो देखिए भाई यहाँ से अब इसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, ऐसे कर लेते हैं, इसको हम बी मान लें तो भी आप ज़्यादा समझ जाएंगे। इसको आप ए मान लीजिए, ठीक। ए का वेट कितना है 100 और बी का वेट कितना है 200। ये बी थी, ये ए थी, ठीक। जब इसको मुक्त किया गया तो हमारी जो गेंद ए बी थी अर्थात बी वाली गेंद वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पश्चिम दिशा में गति करने लगी, ऐसे गति करने लगी, ठीक। तो कह रहा है गेंद ए का देखिए द्रव्यमान दे दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, गेंद ए का द्रव्यमान, गेंद बी का निकाल लेते हैं, बी का द्रव्यमान। तो गेंद बी के द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, एम बी से। तो गेंद बी का द्रव्यमान एम बी बराबर हो गया 20 ग्राम। गेंद बी का त्वरण, गेंद बी का त्वरण, जब हम गेंद बी के त्वरण की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा भाई, तो गेंद बी का त्वरण एम बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को नहीं बदलेंगे क्योंकि सारे सीजीएस पद्धति के मात्रक है, ठीक। इसलिए अब गेंद बी का द्रव्यमान और गेंद बी का त्वरण दिया गया है तो गेंद बी पर लगने वाला बल हम निकाल सकते हैं। इसलिए गेंद बी पर लगने वाला बल, गेंद बी पर लगने वाला बल, ठीक। तो गेंद बी पर लगने वाला बल निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर एम बी, ए बी इसको कहेंगे यार, एम बी इंटू ए बी, जहाँ एम बी द्रव्यमान और ए बी त्वरण। तो एफ बराबर कितना 20 गुणे ए बी के स्थान पर 10, 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा भाई, 20 का गुणा 10 से करेंगे, नहीं 20 नहीं है ये, तुम 200 है, कितना है 200 का गुणा 10, ये हो जाएगा 2000 न्यूटन, नहीं सीजीएस पद्धति का मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जिसको हम डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइन। तो एफ बराबर हो जाएगा 2000 डाइन, ओके। कितनी डाइनें होंगी, 2000 डाइनें होंगी, ठीक। तो जो बी होगी, बी पर 2000 डाइन बल लगेगा, ठीक। जब इसको मुक्त करते तो ये इस तरफ भगती है, तो यहाँ पर भाई गेंद बी ए को अपनी तरफ खींचेगी इस तरफ, और जो है बी इतना बल लगाएगी, ए इस पर इतना बल लगाएगी, ठीक। दोनों इस अपनी अपनी तरफ इसको खींचेंगी, ठीक। तो बी कितना बल लगाकर खींचेगी, 2000 न्यूटन का डाइन का बल लगाकर। तो ए भी कितना बल लगाकर खींचेगी, 2000 न्यूटन का बल लगाकर खींचेगी। किस नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, ठीक। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या हम कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम कह सकते हैं कि गेंद बी ए पर जितना बल लगाती है, गेंद ए भी बी पर उतना ही बल आरोपित करेगी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से गेंद बी ए पर जितना बल आरोपित करती है, ए पर जितना बल आरोपित करती है, ठीक, जितना बल आरोपित करती है, गेंद बी ए पर जितना बल आरोपित करती है, ए भी बी पर उतना ही बल आरोपित करेगी, उतना ही बल आरोपित करेगी। इसलिए, ठीक, ए पर आरोपित बल बराबर बी पर आरोपित बल, इसलिए ए पर आरोपित बल या ए पर लगने वाला बल हम निकाल लें तो ए पर लगने वाला बल एफ ए बराबर कितना हो जाएगा 2000 न्यूटन, कितना होगा 2000 न्यूटन। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं भाई 2000 न्यूटन, इसलिए एफ ए बराबर एम ए इंटू ए, ठीक। एफ ए का मान हो गया 2000 न्यूटन, एम ए का मान कितना है 100, कितना है भाई 100 ग्राम, और इसका मान निकालना है,
इसको भेज दो, ये स्मॉल ए इंटू ये 0 0 कट जाएगा, स्मॉल ए बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो गेंद ए का त्वरण आएगा वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसकी दिशा देखिए भाई, जैसे ये दो लोग थे, सपोज दैट ये ए थे और ये बी थे। ठीक, तो बी ए को अपनी तरफ खींच रहा था, ए बी को उसको अपनी तरफ खींच रहा था। जब बी से सपोज दैट दो लोग हो भाई आप, और दोनों लोग एक रस्सी पर बल आरोपित कर रहे हो अपनी अपनी तरफ, तो अगर रस्सी टूटेगी तो आप अपनी दिशा में पीछे की तरफ गिरोगे, आप अपनी दिशा में पीछे की तरफ गिरोगे, यही तो होगा, दोनों पीछे की तरफ गिर जाएंगी। तो देखिए ये दोनों, ये इधर अपनी तरफ खींच रही थी, ये इधर की तरफ खींच रहे थे। जब रस्सी टूटेगी तो ये किस दिशा में गतिमान होंगे, पीछे की तरफ गतिमान होंगे। और इधर कौन सी दिशा है, ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब, तो किधर गति करेंगे, पूरब दिशा में। इनके वेग की दिशा किधर हो जाएगी, पूरब दिशा में। ठीक, सॉरी, त्वरण की दिशा किधर हो जाएगी, पूरब की दिशा में। समझ के भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक अज्ञात बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगाकर उसमें 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक, देखिए भाई, एक अज्ञात बल दिया गया है, एक ये वस्तु दी गई है, समझिए आप हमारी बात को, एक ये वस्तु है। ठीक, कह रहा है जैसे ये वस्तु ए हो गई, एक अज्ञात बल आया एफ, ये कैसा बल है, अज्ञात बल। कह रहा है एक अज्ञात बल एक वस्तु ए पर लगकर, ठीक, 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये जो वस्तु है, ये वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 0.5 किलोग्राम। कह रहा है ये अज्ञात बल जब 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित होता है तो इसमें कह रहा है ये कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। ओके, फिर कह रहा है यह उसमें 16 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यही बल, ठीक, यही अज्ञात बल जब दूसरी वस्तु पर लगता है, ये हमारी दूसरी वस्तु हो गई, जब यही अज्ञात बल F दूसरी वस्तु पर लगता है तो इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर इस निकाय पर यही बल लगाया जाए तो यह बल इस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। अर्थात जैसे ये वस्तु ए थी और ये वस्तु कितनी थी, बी थी। ठीक, कहा गया जो एक हमारा अज्ञात बल था वस्तु ए पर जब आरोपित हुआ, वस्तु ए का द्रव्यमान कितना था 0.5 किलोग्राम, तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। कह रहा है यही अज्ञात बल जब एक दूसरी वस्तु बी पर लगता है तो बी पर लगता है तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न करता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। कह रहा है यदि यही अज्ञात बल दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दें, जैसे ये वस्तु ए थी और ये हमारी वस्तु कौन सी हो जाती, बी, दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ देते और इस पर यही अज्ञात बल F लगाते तो कह रहा है इसका त्वरण कितना हो जाएगा। ठीक, एकदम आसानी के साथ हम समझेंगे भाई। देखिए, जब ये F अज्ञात बल वस्तु A पर लगता है तो वस्तु A में कितना त्वरण उत्पन्न करता है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वस्तु A का द्रव्यमान दिया गया है m बराबर, या वस्तु A का द्रव्यमान m1 बराबर कितना है 0.5 किलोग्राम। A1 का मान, पहली वस्तु का त्वरण A1 का मान कितना है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो हम पहली वस्तु पर आरोपित बल, इसलिए अज्ञात बल निकाल सकते हैं, इसलिए अज्ञात बल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, अज्ञात बल F बराबर हम लिखेंगे m इंटू A1, जहाँ m1 इंटू A1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, m1 इंटू A1, जहाँ m1 क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और A1 हो जाएगा पहली वस्तु का त्वरण। तो F बराबर m1 के स्थान पर कितना रखेंगे 0.5, A1 के स्थान पर 16, 16 पंचे 80, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, F बराबर कितना आएगा 8 न्यूटन। तो हमारा अज्ञात बल का मान ज्ञात हो गया।
अज्ञात बल कितना हो गया 8 न्यूटन। जब यही अज्ञात बल 8 न्यूटन वस्तु बी पर आरोपित होता है तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न करता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो यहाँ से हमें वस्तु बी का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। वस्तु बी का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। क्या लिखेंगे भाई यहाँ से, वस्तु बी पर, वस्तु बी के लिए अज्ञात बल F बराबर, ठीक, अभी अज्ञात बल वस्तु बी के लिए ज्ञात का कार्य करेगा, F बराबर m2a2 लगाएंगे भाई, जहाँ F क्या हो जाएगा अज्ञात बल, और अज्ञात बल का मान हमने कितना निकाला है 8 न्यूटन। 8 बराबर m2 और कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है 4 का, तो ये 4 दूनी 8, m2 बराबर कितना आ गया 2 किलोग्राम आ गया। क्लियर, m2 का मान हम लोगों ने कितना निकाला 2 किलोग्राम आ गया। अब देखिए ए वस्तु जो थी इसका द्रव्यमान m1 बराबर 0.5 किलोग्राम था, जो दूसरी वस्तु थी m2 इसका द्रव्यमान कितना था 2 किलोग्राम था, और ये अज्ञात बल जब 8 न्यूटन का बल इन दोनों वस्तुओं पर लगाया जाता है तो कह रहा है इनका त्वरण कितना हो जाएगा, तो वही हम लिख देंगे भाई अज्ञात बल F बराबर, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, अज्ञात बल F बराबर m। अब देखिए दोनों वस्तुओं पर लग रहा है और दोनों वस्तुओं का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू त्वरण कितना है a, हम मान ले दोनों का संयुक्त त्वरण कितना है a, तो कितना बल लग रहा है भैया 8 न्यूटन का, बराबर m1 का मान कितना है 0.5, m2 का मान 2 इंटू a, तो 2 में 0.5 जुड़ेगा 2.5, ये हो जाएगा 8 बटे 2.5 बराबर a, दशमलव हटाए 0 बढ़ गया, 25 तियाँ 75, ठीक, 80 से 75 घटेगा 5 बचेगा, दशमलव लगा दें 50 हो गया, 25 दूना 50, ए बराबर 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु का जो त्वरण हो जाएगा कितना होगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में इस चैप्टर के जो हमारे मुख्य क्वेश्चन और हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये वीडियो जो है थोड़ा कम लॉन्ग है, लेकिन अगले 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड नाइट, धन्यवाद, स्वीट ड्रीम, सब कुछ।